कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट JEE का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही हम लोग AMU जामिया BUHU के दूसरे इंट्रेंस टेस्ट की भी तैयारी कराते हैं। किसी दूसरे टेस्ट की तैयारी करना हो, जानकारी करना हो तो कॉल करें। हम लोग कर रहे थे सॉल्यूशन AMU 9th क्लास में जो पेपर आए हैं पिछले दिनों में, उनका हम लोग सॉल्यूशन कर रहे थे। और हम लोग कर रहे थे 2021 में जो 9th क्लास में पेपर आया था उसके मैथ का सॉल्यूशन कर रहे थे। अब तक हम लोगों ने 70 क्वेश्चन उसमें से कर दिया। 70 क्वेश्चन, उसके आगे का क्वेश्चन करते हैं। टोटल क्वेश्चन 30 आता है मैथ में, और ये क्वेश्चन 56 से शुरू हुआ है, यानी 15 क्वेश्चन अब तक हम लोगों ने कर दिए हैं। आगे अभी 15 क्वेश्चन मैथ के अभी बाकी है, वो हम लोग करने जा रहे हैं उसके आगे का। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन 71 क्वेश्चन में ये लिख रहा हूँ, बता रहा हूँ। ये है क्वेश्चन नंबर 71। क्या दे रखा है? द रेसिप्रोकल ऑफ -1 इज। -1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? चॉइस में दे रखा है +1, B -1, C 0, D नन ऑफ दिस। इसका आंसर है B -1। सोल्यूशन करके देखते हैं। देखो ये जो नंबर दे रखा -1, इसको हम लोग रेशनल नंबर में लिखेंगे तो -1/1 लिख सकते हैं। गिवन नंबर है ये, ठीक है, गिवन नंबर। इसका जो है रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या करेंगे? ये उल्टा रेसिप्रोकल अगर करेंगे तो इसका उल्टा करेंगे। रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा हमारा? 1/-1, ये दोबारा से -1 ही आ जाएगा ये, ठीक है ना। 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, और ये -1 प्लस यहाँ पे आएगा तो ये -1 ही आ गया दोबारा से। ये कितनी बात सुन रही? तो -1 का रेसिप्रोकल -1 ही रहेगा ये। कितनी बात सुन में ये, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आसान भी होते हैं, बहुत ही आसान होते हैं। कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा रहता करने के लिए, टाइम भी कम होता है ना। छोटे बच्चे होते हैं 8th क्लास के, उनको इतने सारे सवाल करने होते हैं, तो उसी हिसाब से सवाल को सेट किया जाता है। चलते हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं 72 क्वेश्चन। ये दे रखा हमारा, क्या है ये? द हाइट ऑफ अ रेक्टेंगल इन हिस्टोग्राम शोज दैट, शोज द, यानी एक जब हिस्टोग्राम हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो उसमें जो हाइट होता है वो हाइट क्या बताता है? पहला चॉइस बोला विड्थ ऑफ द क्लास, क्लास कितना क्लास साइज है, या विड्थ कितना है, साइज कितना है। B अपर लिमिट ऑफ द क्लास, C लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, D फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास। ठीक है, तो क्या बताया कि जो रेक्टेंगुलर हाइट होता है वो हमें क्या बताता है हिस्टोग्राम में। हिस्टोग्राम ग्राफ जानते हैं, किया है, बनाया है आप लोगों ने, स्टैटिस्टिक्स में आता है ये। ठीक है, मैं थोड़ा सा एक बना के दिखाता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। ठीक है, क्या होता है कि जब भी कभी एक टेबल दिया रहता है और डेटा का, तो उसको हम लोग ग्राफ से भी दिखाते हैं, बार ग्राफ से। और बार ग्राफ में क्या होता है, इस तरह से हम लोग कुछ बनाते हैं। ये सोल्यूशन मैं कर रहा हूँ, ये सोल्यूशन कर रहा हूँ, ये हमारा एक इस तरह से बनाते हैं। जैसे मान लो क्लास साइज जो दे रखा है 0 से शुरू किया, तो 0 से 10, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ऐसे हम लोग क्लास इंटरवल बनाते हैं। अब 0 से लेकर 10 तक का जितना फ्रीक्वेंसी होता है उसको प्लॉट करते हैं हम लोग। मान लो अगर फ्रीक्वेंसी इसकी 10 की है, 10 है, ये 10 है यहाँ तक, जैसे ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है,
ये 20 है, ये 25 है, ऐसे दे रखा फ्रीक्वेंसी 10 है, तो इसको 10 को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी को ये हाइट दिखाते हैं। 10 से 20 तक जैसे मैं एक टेबल बना देता हूँ, 0 to 10, 10 to 20, इस स्टैटिस्टिक्स में होता है 20 to 30, ये क्लास इंटरवल कहलाता है, क्लास इंटरवल। 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, ऐसे हम लोग क्लास इंटरवल बनाते हैं। ये पहला, इसमें ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट कहलाता है। सेकंड, ये पहला क्लास का लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 10 है। ये दूसरे क्लास का लोअर लिमिट 10 है, अपर लिमिट 20 है। ये तीसरे क्लास का लोअर लिमिट 30, अपर लिमिट, तो अपर लोअर बदलता रहता है, मगर क्लास साइज सब में बराबर है। देखो, अपर माइनस लोअर, 10 माइनस 0 10, 20 माइनस 10 10, 30 माइनस 20 10, तो ये क्लास साइज हर जगह बराबर है। इसको बोलते हैं विड्थ ऑफ द क्लास। तो विड्थ ऑफ द क्लास जो ना हर जगह बराबर होता है, या क्लास साइज हर जगह बराबर होता है, ठीक है। इसके बाद 0 से लेकर 10 के बीच में कितना फ्रीक्वेंसी है इसका, उसको हम लोग यहाँ पे टैली मार्क्स से भी लिखते हैं, या फिर फ्रीक्वेंसी से भी लिख देते हैं। तो अब मैं टैली मार्क्स, फिर मैं क्लास में जाके आप देखिएगा, हमारा वीडियो जो मैं पढ़ाया हूँ वहाँ पे जाके देखेंगे तो आपको पूरा मिलेगा। मैं डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो 0 से 10 के बीच में जो टोटल नंबर आ रहा है, ऑब्जर्व डाटा आ रहा है, वो 10 आ रहा है। 10 से 20 मान लो 12 आ रहा है, ये 13 आ रहा है, 15 आ रहा है, ये 8 आ गया, ठीक है। ये कहलाता फ्रीक्वेंसी। जैसे मैंने यहाँ पे 0 से 10 के बीच में 10 की फ्रीक्वेंसी था, मैंने प्लॉट कर दिया। 10 से 20 के बीच में कितना दे रखा है, 12, तो 12 यहाँ पे कहीं पे आएगा, ये ऐसे यहाँ से लेके इसे प्लॉट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये जो हमारा हाइट है, ये जो हाइट, ये हमें फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है। देखिए 10 था तो छोटा था, 12 फ्रीक्वेंसी से थोड़ा बड़ा बढ़ गया। 13 ले लेंगे, थोड़ा सा इससे बड़ा बन जाएगा। 13 लेंगे तो अगर 13 का लेते हैं तो थोड़ा सा इससे बड़ा निकाल लेते हैं, ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। 20 to 30, 13 आ गया, 13 आ गया, ये इस तरह से, ठीक है। ऐसे ही 15 ले रखा है। 15 अगर दिखाना चाहते हैं हम लोग तो 15 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 30 to 40, 15, ठीक। तो ये जो है ना, इस तरह से जो बनाते हैं हम लोग, इसको हम बोलते हैं हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम ग्राफ, ठीक है। ये देता है क्लास साइज, ये जो विड्थ है ये क्लास साइज देता है, इसके हाइट फ्रीक्वेंसी देता है, और इसके मिड पॉइंट को मिला देते हैं तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कहलाता है। इसके मिड पॉइंट को अगर मिला दें ऐसे, जो भी आएगा, तो इस लाइन को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। इस लाइन को कहते हैं द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ बार ग्राफ। मिड पॉइंट को जो कहलाता है, ज्वाइन करता है, उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कहते हैं, और ये हिस्टोग्राम ग्राफ कहलाता है, ग्राफ, ये ग्राफ। तो क्या समझ में आया कि इसके हिसाब से द हाइट ऑफ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल की तरह बना हुआ है, इसकी जो हाइट है ये क्या बताता है, तो ये बताता मैं फ्रीक्वेंसी, क्या डी आंसर होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, डी आंसर, ठीक। बाकी तो मैंने अपर लिमिट लोअर लिमिट थोड़ा बताया ही, और इसका हमारा वीडियो जाके देखेंगे, हमारा वीडियो लेक्चर, तो मैंने थोड़ा डिटेल में थोड़ा ज़्यादा करके बनाया है। 8th क्लास से थोड़ा सा बढ़ा के बना दिया हमने, आप देख लेंगे वहाँ पे, ठीक है। कहाँ कहाँ समझ में नहीं आया, समझ में आया तो ठीक है, नोट कर लें, मैं मिटाता हूँ, अगला क्वेश्चन कराता हूँ। ये दे रखा 73 क्वेश्चन, क्या दे रखा है इसे मैं पढ़ता हूँ, करता हूँ। गिवन दैट √5625 is equal to 75, then the value of √0.5625 plus √56.25 will be 85.5, B 0.75, C 8.25, D 75.05। क्या बताया कि यहाँ पे जो है इसका रूट निकाला गया, 5625 का स्क्वायर रूट निकाला गया, तो
तो इसका जो है ना 75 आता है, ठीक है ना। अब हमसे बोला है वैल्यू तो यही है मगर डेसिमल अलग अलग पॉइंट पे लगा हुआ है, तो अगर इसका रूट 0.5625 प्लस रूट 56.25 को अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा, ठीक है। ऐसे तो इसका आंसर सी है, ठीक, सी है। अब हम करके दिखाते इसे सॉल्यूशन निकाल के 0.5625 का रूट ले लेते हैं, फिर प्लस 56.25 का भी रूट ले लेते हैं, ठीक है ना। ये अब इसमें अगर हम लोग चाहें तो इसके हिसाब से ले सकते हैं, ये डेसिमल से शुरू हुआ है तो इसका रूट भी डेसिमल से शुरू होगा और ये आ जाएगा 0.75, ठीक, प्लस ये जो डेसिमल से, ये तो डेसिमल के बाद का, ये डेसिमल से पहले का है तो ये इसका जो है 7 आ जाएगा और ये डेसिमल के बाद का ये ऐसे आ जाएगा। ये करेंगे तो ऐसे आएगा, मैं दोबारा से और करके दिखा रहा हूँ। इसको जब प्लस करेंगे तो 7.5 प्लस 0.7.5 प्लस 0.75, ठीक है ना, ये आ जाएगा हमारा 8.25। ये सी आंसर हो गया। ये तो हम लोग एक इसके रिस्पेक्ट में हम लोगों ने रूट निकाल लिया है। एक तरीका और भी है, हम लोग उसे करके देख देते हैं, उस तरीके से करते हैं। एक लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है जिससे हम लोग रूट निकालते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये तो हमारा एक सोल्यूशन हो गया, हमें अनदर मेथड बता देता हूँ। अनदर मेथड दूसरे तरीका से भी कर सकते हैं हम लोग। इसको क्या दे रखा है 0.5625 रूट में दे रखा है और ये 56.25 ये भी रूट में है, ठीक है ना। इसको हम लोग डेसिमल हटा देते हैं तो क्या आ जाएगा, ये 5625 अपॉन डेसिमल हटाएंगे तो ये 1 आ जाएगा। इसके आगे 4 डिजिट है तो ये 4 जीरोज आ गए, ठीक है ना इसका। फिर इसके बाद है 5625, इसको भी डेसिमल हटा देते हैं, 1 लगा देते हैं। डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो लगा दिया, इसका भी रूट ले लेते हैं, ठीक है। 5625 का हमारा रूट है 75, तो यहाँ पे हम लोग 75 ले लेते हैं ऊपर में, और नीचे में ये 10,000 है तो 2 जीरो पे 1 जीरो पेयर बनाते हैं, तो 2 जीरो पे 1 जीरो स्क्वायर रूट निकालते हैं तो पेयर बना के निकालते हैं, तो ये 100 हो जाएगा, ठीक है। इसका भी 75 हो जाएगा, ये 75 आ जाएगा ऊपर में 5625 का, नीचे 100 है तो ये 10 आ जाएगा ये, ठीक है। 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 0.75 आ जाएगा और इसको 10 से करेंगे तो 7.5, 8.25, ये आंसर हो गया। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं हम लोग, जो समझ में आए। डायरेक्ट एक आइडिया के जैसे कि इसका दे रखा तो डेसिमल से शुरू हुआ तो आंसर भी डेसिमल से शुरू हो जाएगा। इसका फिर पहला पार्ट तो रेशनल हो जाएगा, दूसरा डेसिमल से आ जाएगा। ऐसे ठीक समझ में आ रहा तो ठीक है, वरना ऐसे कर लीजिएगा, ये तरीका भी है। कहाँ कहाँ समझ में आ रहा है, ठीक है, आ रहा है समझ में, नोट कर लिए। आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिक से बताया गया है, ठीक है, नोट कर लीजिए। क्या दे रखा 74 क्वेश्चन, द शिफ्टिंग ऑफ अ नंबर फ्रॉम वन साइड ऑफ अ इक्वेशन टू अदर इज कॉल्ड। एक इक्वेशन दे रखा है, उस इक्वेशन में एक नंबर को इधर से उधर ले जाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। ट्रांसपोजिशन, डिस्ट्रीब्यूटिविटी, कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी, ठीक। इसका जो आंसर है ए है, और मैं इसे समझाता हूँ क्या है ये। जैसे मान लो 3x + 4 = 7 दे रखा है और हमें इसमें x का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले 4 को उधर ले जाएंगे नंबर को, तो ऐसे हम लोग 3x 7 - 4, तो ये जो 7 को उधर ले जा रहे हैं इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये पूछना चाह रहा है। ये 7 को उधर ले गए तो इसे हम क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसपोजिशन। एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे ट्रांसफ़र करते हैं हम लोग, ठीक है। अब ये यहाँ चला गया, 3x = 3 बच जाएगा ये। अब ये 3
x है, इसको मल्टीप्लाई कर रहा है, ये इधर जाएगा तो 3 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो x का वैल्यू 1 आ जाएगा। ये तो आंसर बनाया है, मगर ये जो 3 का मल्टीप्लाई था उधर जाकर डिवाइड में चला गया, तो वो तो साइड चेंज साइन चेंज, वो होता क्या है, वो साइड चेंज साइन चेंज, ये तो एक अलग चीज़ है। क्या मतलब हुआ साइड चेंज, जैसे इधर प्लस में था तो उधर जाके वो माइनस में हो गया, अगर ये माइनस में होता तो वो प्लस में हो जाता है। साइड जैसे चेंज करेंगे साइन चेंज हो गया। अगर यहाँ ये मल्टीप्लाई में था, अब साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड में चला गया, अगर वो डिवाइड में होता साइड चेंज करते तो मल्टीप्लाई में चला जाता। तो वो साइड चेंज साइन चेंज वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन जब हम लोग इसको इधर से उधर ले जाते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये पूछा जा रहा है। द शिफ्टिंग ऑफ अ नंबर फ्रॉम वन साइड ऑफ अ इक्वेशन टू अदर इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। कितनी बात समझ में आ रहा, समझ में कुछ कुछ, जो आ रहा उसे आने देते हैं और जो जा रहा उसे जाने देते हैं, क्योंकि जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, आगे चलते हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या दे रखा, 75 नंबर क्वेश्चन ये है हमारा, और क्या दे रखा है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर इक्वेशन, इनमें से कौन सा लीनियर इक्वेशन है। जानते हैं आप लोग लीनियर इक्वेशन, हाँ उसको ही कहते हैं जिसमें वेरिएबल पे 1 का पावर होता है, जिसके वेरिएबल पे 1 का पावर होता है उसी को हम लोग लीनियर बोलते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखते हैं ये x स्क्वायर माइनस 1, तो x पे 2 का पावर है, तो ये लीनियर नहीं है। ये a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, तो ये r पे स्क्वायर है, r वेरिएबल है, रेडियस ऑफ द सर्कल कुछ भी हो सकता है लेकिन वेरिएबल है, और इस पे 2 का पावर है, इसीलिए ये भी लीनियर नहीं है। आगे दे रखा है ये c a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, इस पे भी सब पे स्क्वायर पड़ा हुआ है, तो ये भी लीनियर नहीं है। और d पे जाएंगे तो x प्लस 1, x पे वेरिएबल पे 1 का पावर है, तो यही एक लीनियर, ठीक है ना, लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे, क्योंकि इक्वेशन में इक्वल आना चाहिए था। जैसे x प्लस 1 इज इक्वल टू कुछ वैल्यू, मान लो हम लोगों ने 5 ले लिया, ठीक है, तो ये इक्वेशन कहलाता है, ये इक्वल नहीं है, ये तो पॉलिनोमियल होना चाहिए था, पर इन्होंने इक्वेशन लिखा है, एक अलग चीज़ है। ठीक है, लीनियर समझ में आ गया, जिसके वेरिएबल पे लीनियर वेरिएबल है पावर ऑफ 1, पावर ऑफ 1। क्वाड्रेटिक किसको बोलते हैं, वेरिएबल हैज पावर ऑफ 2। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहिए या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहिए, वेरिएबल पे 2 का पावर होता है। ऐसे ही क्यूबिक मैं अलग से थोड़ा सा बता रहा हूँ, वेरिएबल है एक्सपोनेंट ऑफ 3, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल कहिए, क्यूबिक इक्वेशन कहिए। ठीक है, ऐसे ही बाई क्वाड्रेटिक भी होता है, ठीक है ना, बाई क्वाड्रेटिक इफ वेरिएबल है 4 पावर, बाई क्वाड्रेटिक। तो इस तरह से पॉलिनोमियल या इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं कि वेरिएबल के ऊपर पावर 1 का है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल या लीनियर इक्वेशन कहलाता है। जैसा सिचुएशन है, ऐसे ही अगर वेरिएबल के ऊपर 2 का पावर है, हाईएस्ट पावर सिंप्लीफाइड फॉर्म में, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। और अगर हाईएस्ट पावर 3 का बचा हुआ है तो उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल या क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं। कितनी बात समझ में आई? आगे चल हम लोग 75 क्वेश्चन किया, 76 करने जा रहे हैं। ये 76 क्वेश्चन आ गया, क्या दे रखा है, अ प्रिज्म इज अ पॉलीहेड्रन हुज लेटरल फेसेस आर। एक जो प्रिज्म होता है वो एक तो पॉलीहेड्रन होता है, पॉली मतलब बहुत सारे, और साइड्स होते हैं, बहुत सारे साइड होते हैं, मिला के बनाते हैं, 3D स्ट्रक्चर होता है पॉलीहेड्रन का, 3D स्ट्रक्चर होता है। तो उसके जो लेटरल साइड होते हैं वो किस शेप के होते हैं, सर्कुलर शेप के होते हैं, ट्रायंगुलर शेप के होते हैं, पैरेललोग्राम टाइप के होते हैं, या फिर ट्रेपेजियम टाइप के होते हैं, किस तरह का शेप होता है लेटरल साइड का। ठीक है,
मैं कुछ प्रिज्म बना के दिखाता हूँ, फिर बताता हूँ इसका आंसर क्या है। ठीक है ना। इसका अगर हम लोग प्रिज्म बनाते हैं तो ये हमने एक प्रिज्म बनाया है, एक स्क्वायर प्रिज्म बनाया है, एक ट्रेंगुलर प्रिज्म बनाया है। स्क्वायर प्रिज्म का मतलब इसके जो बॉटम में है वो बेस जो है उसका स्क्वायर में है, और यहाँ ट्रेंगुलर प्रिज्म है ये, इसका बेस जो है ना ट्रेंगल है। लेकिन क्या देखते हैं कि इसका लेटरल साइड यानी ये वाला जो साइड है इधर, या इसका ये जो साइड है, या इसका पीछे जो है, या इसके आगे जो है, अगर इसका शेप को देखेंगे तो ये हमारा पैरेललोग्राम की तरह दिखता है। ठीक है। इसमें भी देखिए, अगर हम लोग इसको ट्रेंगुलर प्रिज्म है तो ये वाला जो साइड हम लोग देखते हैं ऐसे, ये जो साइड है ऐसे, ये भी पैरेललोग्राम की तरह ही है। और अगर इधर की साइड देखते हैं तो ये भी हमारा एक दूसरा पैरेललोग्राम की तरह दिखेगा। ठीक है ना। ये इस तरह से पैरेललोग्राम बना लिया ऐसे ऐसे यहाँ से। ठीक है ना। तो ये जो है ना पैरेललोग्राम होते हैं। तो जो लेटरल साइड होता है प्रिज्म का वो तो पैरेललोग्राम होता है, लेकिन जो बेस का साइड होता है वो अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है। वो अलग अलग टाइप के होते हैं। जो बेस होता है ट्रायंगल भी होता है, रेक्टेंगल भी होता है, या फिर हेक्सागोनल भी होता है। देखो हेक्सागोनल बना देता हूँ मैं। हेक्सागोनल में ऐसे दे रखा है ये भी एक प्रिज्म है, मगर ये बेस जो है ना इसका हेक्सागन है। हेक्सागन है ये बेस हेक्सागन है। लेकिन ये जो साइड ऐसे स्ट्रिप चल रहा है ये हमारा पैरेललोग्राम की तरह दिखेगा। ये वाला जो इसका साइड है ऐसे देखेंगे तो ये हमारा पैरेललोग्राम होगा। ठीक है ना। तो जैसे इसको हेक्सागोनल प्रिज्म पॉलीहेड्रन कहते हैं, हेक्सागन 6 साइड का है। तो ये जो लेटरल साइड होते हैं वो पैरेललोग्राम के हिसाब से होते हैं, पैरेललोग्राम के शेप का होता है। तो इसका आंसर है हमारा सी। ठीक है। कोई भी पॉलीहेड्रन प्रिज्म के फॉर्म में है, कोई भी प्रिज्म है तो प्रिज्म का लेटरल साइड ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है। द लेटरल साइड इन ऑल द प्रिज्म, मैं ये नोट लिख देता हूँ, लेटरल साइड in all prism, all type of prism is a parallelogram। ये हर प्रिज्म का पैरेललोग्राम ही होगा। ठीक है ना। ये एक स्टेटमेंट याद रख सकते हैं। ठीक। आगे चले हम लोग। 76 क्वेश्चन हो गया, अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये अगला क्वेश्चन दे रखा 77। इन PQRS इज अ पैरेललोग्राम, देन ये इफ ठीक है ना, इफ PQRS इज अ पैरेललोग्राम देन एंगल P माइनस एंगल R इज इक्वल टू 90 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री, और इनमें से कोई भी नहीं। पैरेललोग्राम तो जानते हैं। पैरेललोग्राम में एक फिगर बनाता हूँ, सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं। ठीक है। ये हमारा पैरेललोग्राम है। ठीक है। और पैरेललोग्राम के बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं। जानते हैं पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ये हमने PQRS ये बना दिया पैरेललोग्राम। इसकी जो प्रॉपर्टीज है क्या क्या दे रखा है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। मैं यहाँ थोड़ा प्रॉपर्टीज लिख रहा हूँ, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। क्या मतलब हुआ यहाँ पे, यानी PQ जो है RS के बराबर है और PS जो है QR के बराबर है। ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है। अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है ना। ये पॉइंट्स लिखा रहा हूं मैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल। पीछे वाले बच्चों को दिख रहा है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल।
जैसे हम लोग बोलते हैं ये जो P है ये Q के R के बराबर होगा और ये Q जो है ये S के बराबर होगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंगल P इक्वल होगा एंगल R के एंड एंगल Q जो है इक्वल होगा एंगल S के। ये हमारा प्रॉपर्टीज में आता है ये, ठीक है ना। इसके हम लोग लेते हैं डायगोनल आर बाइसेक्टिंग ईच अदर, डायगोनल आर नॉट इक्वल। तो मैं इस पॉइंट को भी लिख देता हूं, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल बट बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे के बराबर तो नहीं होते पर एक दूसरे को काटते आधे आधे में, बाइसेक्ट में 2 इक्वल पार्ट्स में काटते हैं। तो ये सब प्रॉपर्टीज हैं और भी बहुत प्रॉपर्टीज बहुत है। यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, क्या देखा कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी एंगल P जो है एंगल R के बराबर है, एंगल Q जो है ना एंगल S के बराबर है। इसी तरह से दे रखा सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, ये भी एक प्रॉपर्टीज है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री और सप्लीमेंट्री। मैं थोड़ा सा पॉइंट को आपको ज़्यादा से बता दे रहा हूँ ताकि किसी और तरीके से भी सवाल पूछा जाए तो आप बता सको। तो यहाँ पे हमारा सवाल जो पूरा हो जाएगा, पूछा है एंगल P माइनस एंगल R कितना होगा। जब दोनों ही बराबर है, एंगल P जो एंगल R के बराबर है, तो चलो R को P से चेंज कर सकते हैं, तो एंगल P माइनस एंगल P इज इक्वल टू 0, तो 0 आंसर होगा। तो आंसर इसका C आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। बाकी हमने ये कुछ प्रॉपर्टीज बता दिए पैरेललोग्राम से। कितना समझ में आया? हो सकता है सवाल बदल के आता है, थोड़ा सा बदलते हैं, चेंज करते रहते हैं, तो उस हिसाब से आता रहता है, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ तक क्वेश्चन कर लिया, समझ में आ रहा है, नोट कर लिए। अगला क्वेश्चन मैं कराता हूँ फिर से।